दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है और बहुत ही अच्छी सुंदर कहानी है। कहानी सुनने में मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है सेल्फिश गग्गू। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सेल्फिश एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्वार्थी। ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है उसे सेल्फिश कहा जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। सेल्फिश गग्गू मतलब कि स्वार्थी गग्गू। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और उसके अलावा यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time there was a selfish man named गग्गू। क्या अर्थ हुआ? Once upon a time मतलब कि एक समय की बात है। There was a selfish man, एक स्वार्थी आदमी था। Named गग्गू, गग्गू नाम का। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक समय की बात है, एक गग्गू नामक स्वार्थी आदमी था। He was so greedy that he wanted to own everything। क्या मतलब हुआ? He was so greedy। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट मतलब जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और इस तरह के वाक्यों में वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है तो इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। ग्रीडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची। ही वॉज सो ग्रीडी, वह बहुत लालची था। दैट की ही वॉन्टेड टू ऑन एवरीथिंग। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। और OWN ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर अधिकार करना, किसी चीज को अपना बनाना। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? ही वॉज सो ग्रीडी, वह इतना लालची था कि ही वॉन्टेड टू ऑन एवरीथिंग मतलब वह इतना लालची था कि वह हर चीज पर अपना अधिकार चाहता था, हर चीज को वो अपना बनाना चाहता था। ही कुड नॉट शेयर हिज बिलोंगिंग्स विद एनीवन। ही कुड नॉट शेयर मतलब वह अपनी बिलोंगिंग्स को मतलब अपने सामान को, अपने वस्तुओं को किसी के साथ भी शेयर मतलब कि साझा नहीं कर सकता था, उनको वो नहीं बांट सकता था। नॉट इवन हिज फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों के साथ भी। आगे देखिए। वन डे ही लॉस्ट अ सैक कंटेनिंग 30 गोल्ड कॉइन्स। वन डे एक दिन ही लॉस्ट, और ये लूज की सेकंड फॉर्म है। लूज मतलब खोना, गंवाना, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। एक दिन ही लॉस्ट उसने खो दिया। अ सैक, सैक मतलब थैला। कंटेनिंग, कंटेन मतलब जिसमें होना, कंटेनिंग जिसमें थे 30 गोल्ड कॉइन 30 सोने के सिक्के। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे ही लॉस्ट अ सैक कंटेनिंग 30 गोल्ड कॉइन्स मतलब एक दिन उसने एक थैला खो दिया जिसके अंदर 30 सोने के सिक्के थे। ही वेंट टू मीट हिज फ्रेंड रंपू हु वॉज ए काइंड मैन। और दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखें, जब आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का प्रयोग करना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ही वेंट टू मीट हिज फ्रेंड रुम्पू, वह अपने दोस्त रुम्पू से मिलने गया। हु वॉज अ काइंड मैन, जो कि एक दयालु आदमी था। और दोस्तों, हु यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। हु वॉज अ काइंड मैन, जो एक दयालु आदमी था। गग्गू टोल्ड हिम हाउ ही लॉस्ट हिज गोल्ड कॉइन्स। टेल मतलब बताना, सेकंड फॉर्म टोल्ड। गग्गू टोल्ड हिम, गग्गू ने उसको बताया। हाउ कैसे, ही लॉस्ट हिज गोल्ड कॉइन्स मतलब क्या हुआ कि गग्गू ने उसे बताया कैसे उसने अपने सोने के सिक्कों को खोया।
दैट इवनिंग रुम्पूज डॉटर फाउंड द सैक ऑफ 30 गोल्ड कॉइन्स वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम एन एरंड। क्या अर्थ हुआ? दैट इवनिंग रुम्पूज डॉटर। दोस्तों यहाँ रुम्पू के बाद एपेस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब काकी है। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। मतलब कि उस शाम रुम्पू की बेटी ने फाउंड पाया, क्या पाया? द सैक, उसको थैला पाया, ऑफ 30 गोल्ड कॉइन्स, 30 सोने के सिक्कों का, वाइल रिटर्निंग होम, घर लौटने के दौरान, फ्रॉम एन एरंड, एरंड मतलब काम, एक ज़रूरी काम से घर लौटने के दौरान। वैन शी अराइव्ड होम, अराइव मतलब आना, सेकंड होम अराइव, तो क्या अर्थ हो? वैन शी अराइव्ड होम, जब वह घर आई। शी टोल्ड हर फादर, उसने अपने पिता को बताया। वॉट शी हैड फाउंड, कि उसे क्या मिला था। रुम्पू टोल्ड हर, रुम्पू ने उसे बताया। दीज गोल्ड कॉइन्स बिलोंग्स टू माई फ्रेंड्स। क्या अर्थ हुआ? दीज गोल्ड कॉइन्स। दोस्तों ये जो दीज है ये दिस का प्लूरल है। जब कोई वस्तु नज़दीक होती है तो उसके लिए दिस का यूज़ किया जाता है। दिस का मतलब ये है, और जब वो वस्तु एक से अधिक होगी तो दिस की जगह दीज का प्रयोग किया जाता है, जो कि दिस का एक प्लूरल नाउन है। तो उसने क्या कहा? दीज गोल्ड कॉइन्स बिलोंग टू माई फ्रेंड। और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर यदि सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाता है। तो ये बिलोंग का मतलब होता है किसी से संबंधित होना, जो कि एक फर्स्ट फॉर्म है। तो उसने क्या अर्थ हुआ? रुम्पू टोल्ड, रुम्पू ने उसको बताया। दीज गोल्ड कॉइन्स बिलोंग टू माई फ्रेंड, मतलब ये सोने के सिक्के मेरे दोस्त के हैं। एंड देन, और फिर, ही सेंट फॉर गग्गू, और उसके बाद फिर वो गग्गू के लिए फिर उसने गग्गू को बुलवाया। वैन सेल्फिश गग्गू अराइव्ड, अराइव मतलब आना, सेकंड फॉर्म अराइव्ड मतलब कि जब स्वार्थी गग्गू आया। ही टोल्ड हिम, उसने उसको बताया। हाउ, कैसे, हिज डॉटर, उसकी बेटी, हैड फाउंड हिज गोल्ड कॉइन्स, मतलब कैसे उसकी बेटी ने उसके सोने के सिक्कों को पाया था। एंड हैंडेड देम टू हिम, हैंडेड मतलब हवाले कर देना, और उसने उनको उसके हवाले कर दिया। और ये जो दैम है ये सोने के सिक्कों के लिए यूज़ किया गया है। आगे देखिए। आफ्टर काउंटिंग द गोल्ड कॉइन्स गग्गू सेट, काउंट मतलब गिनती करना, और ये फोर्थ फॉर्म है। और आप इस चीज़ को याद रखें, जब आप आफ्टर, बिफोर, विदाउट का यूज़ करेंगे तो उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर काउंटिंग द गोल्ड कॉइन्स गग्गू सेट मतलब सोने के सिक्कों को गिनती करने के बाद गग्गू ने कहा, फ्रेंड, दोस्त, आई हैड लॉस्ट 40 गोल्ड कॉइन्स एंड दीज आर ओनली 30। दोस्तों यहाँ पर देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना। आया था, गया था, लिया था, चुका था, जो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनमें उसे पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसने क्या कहा? फ्रेंड, दोस्त, आई हैड लॉस्ट 40 गोल्ड कॉइन्स, मतलब मेरे 40 सोने के सिक्के खोए थे। एंड दीज आर ओनली 30, और ये सिर्फ 30 हैं। योर डॉटर मस्ट हैव टेकन द 10 गोल्ड कॉइन्स, मतलब आपकी बेटी ने, मस्ट मतलब अवश्य, लिए होंगे द 10 गोल्ड कॉइन्स, मतलब आपकी बेटी ने अवश्य ही 10 सोने के सिक्के लिए होंगे। आस्क हर, उसको कहो, टू गिव देम टू मी, कि वो मुझे उन्हें दे दे। बट द गर्ल्स फादर रिफ्यूज्ड टू बिलीव हिज फ्रेंड। क्या अर्थ हुआ? बट द गर्ल्स फादर, लेकिन जो लड़की के पिता थे, रिफ्यूज्ड, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना, मना कर देना। उन्होंने मना कर दिया टू बिलीव हिज फ्रेंड, अपने दोस्त पर विश्वास करने से उन्होंने मना कर दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? बट द गर्ल्स फादर रिफ्यूज टू बिलीव हिज फ्रेंड, लेकिन जो लड़की के पिता थे उसने उसकी बात पर, अपने दोस्त की बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। आगे देखिए। गग्गू दैन थ्रेटन रुम्पू। दोस्तों थ्रेटन का मतलब होता है किसी को धमकी देना, धमकाना। ये वर्ब है और सेकंड फॉर्म है थ्रेटन, तो आप इसे याद रखें। देखिए यदि आप इसको सिर्फ थ्रेट तक रखते हैं, THREAT, थ्रेट का मतलब होता है धमकी, जो कि एक नाउन है। लेकिन जब आप इसमें EN जोड़ेंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, जिसका मतलब होता है धमकाना। और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म लगाई गई थ्रेटन। तो क्या अर्थ हुआ? गग्गू दैन थ्रेटन रुम्पू, फिर गग्गू ने रुम्पू को धमकाया। आई विल रिकवर द 10 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम यू। रिकवर का मतलब बरामद करना, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर विल का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो उसने क्या कहा? आई विल रिकवर द 10 गोल्ड कॉइन्स, मतलब मैं 10 सोने के सिक्कों को बरामद करूँगा फ्रॉम यू, आपसे। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, ही लेफ्ट द गोल्ड कॉइन्स, उसने सोने के सिक्कों को छोड़ दिया, देयर, वहाँ छोड़ दिया। एंड वेंट टू द कोर्ट, और वो अदालत चला गया।
और दोस्तों देखिए ये जो वर्ड है लेफ्ट, ये लीव की सेकंड फॉर्म में, लीव का मतलब था छोड़ देना, सेकंड फॉर्म लेफ्ट। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ऐसा कहते हुए ही लेफ्ट द गोल्ड कॉइन्स देयर, उसने वहाँ सोने के सिक्कों को छोड़ दिया, एंड वेंट टू द कोर्ट, और वो अदालत चला गया। ही इन्फॉर्म्ड द जज अबाउट वॉट हैड टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड रुम्पू। तो क्या अर्थ हुआ, ही इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, बताना। ही इन्फॉर्म द जज, उसने जज को बताया, अबाउट वॉट हैड टेकन प्लेस, कि क्या हुआ था, बिटवीन हिम एंड रुम्पू, उसके और रुम्पू के बीच में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने जज को बताया कि उसके और रुम्पू के बीच में क्या हुआ था। आगे देखिए, द जज सेंट फॉर द गर्ल एंड हर फादर, जो जज थे उन्होंने लड़की को और उसके पिता को बुलवाया। एंड व्हेन दे अराइव्ड, और दे का मतलब वे या वे लोग, और जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर दो लोग हैं, मतलब कि बेटी और उसके पिता है, तो दे का यूज़ किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, एंड व्हेन दे अराइव्ड, और जब वो आए, ही आस्क्ड द गर्ल, उन्होंने लड़की से पूछा, हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स डिड यू फाइंड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डिड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म। और यदि उसके अंदर हम इंट्रोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग करते हैं तो उसको सबसे पहले मेंशन किया जाता है। तो ये पूरा इंट्रोगेटिव वर्ड है। इसका अर्थ क्या हुआ, हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स, मतलब कि कितने सोने के सिक्के। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स डिड यू फाइंड, मतलब आपको कितने सोने के सिक्के मिले या आपको कितने सोने के सिक्के पाए। 30 गोल्ड कॉइन्स, 30 सोने के सिक्के, रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने जवाब दिया। द जज देन आस्क्ड गग्गू, फिर जज, देन मतलब फिर जज ने गग्गू से पूछा, हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स डिड यू लूज। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही इंट्रोगेटिव वाक्य है, जहाँ डिड का यूज किया गया, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई गई। लूज का मतलब खोना, गंवाना। क्या अर्थ हुआ, फिर जज ने गग्गू से पूछा, हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स डिड यू लूज, मतलब आपने कितने सोने के सिक्के खोए। 40 गोल्ड कॉइन्स, रिप्लाइड गग्गू, गग्गू ने जवाब दिया, 40 सोने के सिक्के। द जज सेड, जज ने कहा, गग्गू, द गोल्ड कॉइन्स डू नॉट बिलोंग टू यू बिकॉज द गर्ल फाउंड 30 एंड नॉट 40 एज यू क्लेम टू हैव लॉस्ट। तो क्या अर्थ हुआ, जज साहब ने क्या कहा कि गग्गू, द गोल्ड कॉइन्स डू नॉट बिलोंग टू यू, कि जो सोने के सिक्के हैं डू नॉट बिलोंग टू यू, वो आपके नहीं हैं, क्योंकि द गर्ल फाउंड 30 एंड नॉट 40, क्योंकि लड़की को 30 सिक्के मिले, 40 नहीं। एज यू क्लेम, जैसा आप दावा करते हो, टू हैव लॉस्ट, जैसा आप खोने का दावा करते हो। तो जो जज साहब थे उन्होंने उसको, गग्गू को कहा कि जो सोने के सिक्के हैं वो आपके नहीं है, क्योंकि जो लड़की है उसको सिर्फ कितने, उसको सिर्फ 30 सोने के सिक्के मिले हैं, और जबकि आप दावा करते हो कि आपने 40 खोए हैं। ही देन लुक्ड एट द गर्ल, फिर उन्होंने लड़की को देखा, एंड सेड टू हर, और उससे कहा, टेक द गोल्ड कॉइन्स विद यू। टेक मतलब ले जाना, और दोस्तों ये इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। ऐसा कोई सेंटेंस जहाँ पर हम किसी भी तरह के आदेश को दर्शाते हैं उसे इम्पेरेटिव कहा जाता है, जहाँ पर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है। तो उसका क्या अर्थ हुआ, ही देन लुक्ड एट द गर्ल, फिर उन्होंने लड़की को देखा, एंड सेड टू हर, और उसको कहा, टेक द गोल्ड कॉइन्स विद यू, मतलब सोने के सिक्कों को अपने साथ ले जाओ। इफ़ एनीबडी कम्स टू मी, यदि कोई मेरे पास आता है, लुकिंग फॉर देम, उनको ढूंढता हुआ, आई विल सेंड फॉर यू, मैं आपको बुलवा लूंगा। इट वॉज देन दैट गग्गू कन्फेस्ड विद फोल्डेड हैंड। और दोस्तों कन्फेस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अपने गुनाह को कबूल लेना, अपनी गलती को, गुनाह को, उसे कन्फेस कहा जाता है। फिर क्या अर्थ हुआ कि इट वॉज देन, फिर दैट की गग्गू कन्फेस्ड विद फोल्डेड हैंड, फिर मतलब जो गग्गू ने हाथ जोड़ते हुए अपराध को स्वीकार किया, गुनाह को कबूल किया। प्लीज़ पार्डन मी फॉर लाइंग। दोस्तों पार्डन मतलब माफ़ करना, तो उसने क्या कहा, प्लीज़ पार्डन मी फॉर लाइंग। लाइंग मतलब झूठ बोलना, मतलब झूठ बोलने के लिए कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। आई हैड लॉस्ट ओनली 30 गोल्ड कॉइन्स, मतलब मैंने सिर्फ 30 सोने के सिक्के खोए थे। बट द जज डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन जज ने उसकी बात को नहीं सुना। तो दोस्तों जैसा आपने देखा इस कहानी के अंत में जो बेईमान व्यक्ति था आखिर उसको नुकसान ही उठाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये जो कहानी है वो हमें सबक देती है कि जो ऑनेस्टी है वो सबसे अच्छी चीज़ है। किसी भी व्यक्ति को हमेशा ही ईमानदार होना चाहिए, ना सिर्फ अपने प्रति बल्कि दूसरों के प्रति, क्योंकि जो ईमानदारी है, आपने इस कहावत को ज़रूर सुना होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि जो ऑनेस्टी है वो सबसे अच्छी चीज़ है।
और यदि आप ऑनेस्ट हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है, और उसके अलावा ये जो ऑनेस्टी है एक बहुत बड़ा व्यक्ति का गुण होता है। तो दोस्तों, आज की आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। और दोस्तों, उसके अलावा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते। तो दोस्तों, शेयर ना करने का क्या कारण है ये मैं जानना चाहता हूँ। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे नहीं लगते हैं या फिर आप चाहते हैं कि वीडियो में कुछ और भी सुधार किया जाए, तो आप उसे मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो बना सकूं आपके लिए। लेकिन दोस्तों, यदि आपको सुनना अच्छा लगता है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप कृपया करके लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि लाइक करने में या फिर चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है, लेकिन आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से दोस्तों मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।